जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू की इस सीरीज में। तो दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस के 2020 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो से पूर्व यूपी पीसीएस 2020 के ही क्वेश्चन पेपर के लगभग 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने लगभग 60 क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा दिया है। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने अपने ही चैनल पर 2023, 2022 और 2021 का जो पीवाईक्यू का है, यूपी पीसीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका हमने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में दोस्तों अनुच्छेदों का वर्णन है, यानी कि आर्टिकल्स का वर्णन दे रखा है। सूची 2 की हम बात करें तो उसमें उस आर्टिकल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन दे रखा है। तो आर्टिकल जो हमारा 61 है वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। ठीक है, और आर्टिकल जो हमारा 67B है, ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हमारे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनको पद से हटाने से संबंधित है, पद से हटाने से संबंधित है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल दे रखा है। जो दोस्तों आर्टिकल 94 है, ठीक है, आर्टिकल 94 का संबंध किससे है? तो स्पीकर को हटाने से। और आर्टिकल जो 90 है उसका संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध है राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ना, उसको हटाने से संबंधित है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये देखिए आर्टिकल जो हमारा 61 है वह संबंधित किससे है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से। और जो आर्टिकल हमारा 67B है, यानी कि 67 खा है, वह है उपराष्ट्रपति को हटाने से। आर्टिकल जो हमारा 94 है वह संबंधित है स्पीकर को हटाने से। और जो हमारा आर्टिकल 90 है वह संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। ओके, इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 62 है वह कह रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। न्यूनतम संख्या दोस्तों 12 होती है। और अधिकतम संख्या की बात करें तो विधानसभा में जितने मेंबर होते हैं ना, उसका 15% होता है। ओके, आइए एक्सप्लेनेशन देख लें। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या होती है दोस्तों, वह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से, यानी कि जो 15% है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। समझ रहे हैं आप? जो राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वह जो विधानसभा की टोटल जो पॉपुलेशन होगी उसका 15% से ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है। ओके, किंतु राज्यों में जो मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या है वह 12 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में यह 12 से कम नहीं होगी। ओके, इस प्रावधान को 91 यानी कि 91 संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल जो सतर्कता आयोग का है वो वर्णन नहीं करता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। सतर्कता जो आयोग है वह सरकार द्वारा 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना की गई थी वह किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो के संथानम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। यानी कि जब केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी तो वह केवल मात्र क्या था? वह एक प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, लेकिन 2003 में इसे कानून का भी दर्जा दे दिया गया था, इसे सांविधिक दर्जा भी दे दिया गया था। यह आयोग जो है वह भ्रष्टाचार की जांच करने की शक्ति रखता है। इसके अलावा इसका वर्णन संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, संवैधानिक जब यह बॉडी ही नहीं है तो इसका संविधान में वर्णन ही क्यों होगा? क्योंकि इसे एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार यह कानूनी दर्जा इसे प्रदान किया गया है, ना कि संवैधानिक दर्जा। ओके, आर्टिकल 280 की हम बात करें तो इसमें वित्त आयोग का वर्णन दे रखा है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 268 की हम बात करें तो इसमें संघ द्वारा लिए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों का वर्णन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कि संघ द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स, परंतु उन्हें राज्य संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है, उन करों का वर्णन किसमें? तो आर्टिकल 268 में उनका वर्णन दे रखा है।
वहीं आर्टिकल 276 में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर का उल्लेख किया गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 64 इज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ई के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र में को विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो ऑप्शन बी इज राइट, हैदराबाद और कर्नाटक को यह विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ओके। संविधान का जो भाग 21 है, ठीक है, संविधान का भाग जो 21 है वह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद 370 जो कि अब निरसित हो चुका है, इनकी समाप्त हो चुका है, के अलावा अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड का वर्णन है, 371 बी में महाराष्ट्र और गुजरात का वर्णन है, अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर का वर्णन है, वहीं अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा 371 एफ में आपको सिक्किम देखने को मिल जाएगा। वहीं आर्टिकल 371 जी में मिजोरम का वर्णन दिया हुआ है और आर्टिकल 370 एच में अरुणाचल प्रदेश का वर्णन दे रखा है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 371 जे में हैदराबाद और कर्नाटक आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 इज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है किस केस के द्वारा? तो ऑप्शन बी इज राइट, केशवर भारतीवाद, केशवानंद जो भारतीवाद है जो कि 1973 में आया था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर को इस सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया केशवानंद भारतीवाद में। संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसका मतलब जान लेते हैं पहले। तो संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य यह होता है कि इसका संबंध उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो भी प्रोविजन है, ठीक है, उनको संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, यानी कि जो आधारभूत संरचना में प्रावधान शामिल होते हैं उन्हें संविधान में संशोधन करके भी संसद नहीं हटा सकती। इसके अलावा संविधान में आधारभूत ढांचा वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लिखित नहीं है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं दिया गया, किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के नीड़ों के माध्यम से इसे स्पष्ट समझा जा सकता है। भारत में संविधान की जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत है वह किस केस से शामिल किया गया? तो केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में आया, उसके द्वारा भारतीय संविधान में आधारभूत संरचना को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 66 है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किस में? तो डी इज राइट, ठीक है, राज्य निर्वाचक आयोग में यह निहित होता है। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य के पंचायतों के समस्त निर्वाचनों एवं नगर पालिकाओं के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का प्रोविजन किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकल लेवल पर जो भी चुनाव होंगे उनका जो उपबंध है वह कौन करेगा, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो वह राज्य का निर्वाचन आयोग करता है, ना कि सेंटर का। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 67 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं होता? तो सामाजिक जो असमानता है उसको HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को शामिल किया जाता है, एजुकेशन को शामिल किया जाता है और पर कैपिटा इनकम को भी सम्मिलित किया जाता है। जो मानव विकास सूचकांक है दोस्तों वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक को UNDP जारी करता है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती है। यानी कि 3 पैरामीटर है इसके, कौन कौन से? तो आपको जीवन प्रत्याशा देखने को मिल जाएगा, शिक्षा देखने को मिल जाएगी और प्रति व्यक्ति आय पैरामीटर देखने को मिल जाता है। सर्वप्रथम दोस्तों 1990 में मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, इस सूचकांक में सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता। आपको यहाँ पे जो चीजें याद रखनी कि मानव विकास जो सूचकांक है वह जारी कौन करता है, ठीक है, जिसका आंसर आपको मिल गया। इसके अलावा इसके पैरामीटर क्या है और इसे कब से जारी किया जा रहा है यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 68 है वह कह रहा है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? फर्स्ट, हेड काउंट रेशो, सेकंड कैलोरी इनटेक यानी कि कैलोरी ग्रहण, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। थर्ड है पारिवारिक उपभोग व्यय और फोर्थ है पर कैपिटा इनकम। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो हमारा पारिवारिक उपभोग व्यय है, कैलोरी ग्रहण है और हेड काउंट जो गणना है उसको गरीबी मापन के लिए भारत में यूज किया जाता है। हमें राइट आंसर का चयन करना है तो जो कि ऑप्शन बी हो जाता है।
ठीक है। भारत में जो गरीबी का अनुमान है उसके हेतु सिर गणना विधि का यूज करते हैं, कैलोरी ग्रहण विधि का भी यूज करते हैं और पारिवारिक उपभोग व्यय विधि का भी यूज किया जा रहा है। भारत में गरीबी के अनुमान बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार किए जाते हैं। भारत में जो गरीबी के आंकड़े जारी करता है, कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ ही भारत में गरीबी के आंकड़ों को संकलित भी करता है और जारी भी करता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 69 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो अलग समिति ने दोस्तों मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा का निर्धारण किया था। अब शहरी की बात करें तो शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी तय की गई थी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी तय की गई थी। कहने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की कैलोरी की मात्रा ज्यादा होने का तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनत वाला काम करते हैं, लाइक कोई एग्रीकल्चर में लगा है, कोई मजदूरी में लगा है, लेकिन शहरों में लोगों का ज्यादातर जो काम होता है वह बैठने बैठने का होता है, इसलिए वहां पे कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और गाँव में ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां पर शारीरिक काम ज्यादा करना होता है। शहरों में शारीरिक काम बहुत ही कम होता है, इसलिए वहां पर कम कैलोरी की जरूरत होती है। इस प्रकार जो अलग समिति है उसी ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 70 इज गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया? ओके, ऑप्शन ए इज राइट। ऑस्कर लुईस द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। जो गरीबी की संस्कृति का विचार है दोस्तों ऑस्कर लुईस ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने ही मैक्सिको के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया था कि निर्धनता की संस्कृति में व्यक्ति केवल वर्तमान के बारे में सोचता है और वह भाग्यवादी हो जाता है। उसमें हीनता की भावना प्रबल बन जाती है तथा बच्चों को भी इन दशाओं में रहने का प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। देखिए दोस्तों, जो ऑस्कर लुईस है वह अमेरिका के मानव शास्त्री थे। ठीक है, भारत में वो 1951 में आए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव रामपुरा का इन्होंने अध्ययन किया था। इसके अलावा इन्होंने ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा को भी विकसित किया था। ठीक है, गरीबी की संस्कृति आपको पता चल गया होगा किसने विचार प्रस्तुत किया, तो ऑस्कर लुईस ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 इज भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा हुआ है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो 2024 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 इज केंद्रीय बजट। देखिए दोस्तों, ये केंद्रीय बजट 2021 का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं। ठीक है, आप वर्तमान बजट को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ सेंटर का बजट करके आपको जाना है, जबकि यूपी का भी बजट आपको करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से काफी क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, नीति आयोग के अंतर्गत यह आता है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग का जो गठन है वह योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यानी कि 2015 तक योजना आयोग काम कर रहा था, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। और वहीं विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन जो कार्यालय है जो कि दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है वह नीति आयोग के अंतर्गत आता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 74 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वयं रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि 18 से 40 वर्ष आयु के लोग इसके पात्र हैं, और इसी बात ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर जो है रुपया 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, यह भी सही है। ठीक है, हमें रॉन्ग फाइंड करना है। तो ऑप्शन सी जो कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, यह दोस्तों गलत है। ठीक है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन योजना में सम्मिलित है वह इसके पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंतर्गत रुपया जो है 3000 प्रति माह मिलेगा। ओके, जो पेंशन होगी उसके 60 वर्ष की अवस्था में होने के बाद 3000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा। ठीक है, पर मंथ मिलेगा। भारत सरकार ने व्यापारियों और स्वयं रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत कब की? तो 2019 सितंबर 2019 में की। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत वे व्यापारी या स्वयं रोजगार वाले व्यक्ति शामिल हैं जिनकी जो आयु है 18 से 40 वर्ष के बीच है। इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष पूरा होने पर न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रोविजन यानी कि प्रावधान किया गया है।
लाभार्थी को आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए लाभार्थी, ठीक है, तथा उसे राष्ट्रीय पेंशन योजना का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये पैरामीटर है दोस्तों, ठीक है, ना ही वो बंदा इनकम टैक्स देता हो, ना ही राष्ट्रीय पेंशन योजना में वह सदस्य हो, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का जो मासिक योगदान होगा वह 50% होगा और शेष 50% लाभार्थी द्वारा अंशदान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 75 है वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। कथन में कहा गया है कि दोस्तों ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, 2020-21 के बजट का है, इसे स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन को सम्मिलित नहीं किया जाता। किसमें? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है। इसमें शामिल क्या क्या किया जाता है? पूरक पोषण शामिल किया जाता है, टीकाकरण शामिल किया जाता है और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। जो समन्वित बाल विकास योजना है, या फिर इसे ऐसा कहें कि एकीकृत बाल विकास योजना जो है वह 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की एक योजना है, ठीक है। यानी कि जो 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने के लिए समन्वित बाल विकास योजना शुरू की गई है। यह परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1975 में इस योजना का आरंभ किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 77 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फर्स्ट में दे रखा है नाबार्ड की स्थापना, सेकंड में दे रखा है स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम। नाबार्ड कब स्थापित हुआ था दोस्तों? 1982 में हुआ था, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम आया था 1992-93 में। बात की जाए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तो यह 1998 में आई। और बात की जाए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की तो यह 1975 में स्थापित किया। इस प्रकार जो हमारा सही कालक्रम हो जाएगा, 4 के बाद आएगा 1 के बाद आएगा 2 के बाद 3, तो 4 1 2 3 देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें सही उत्तर ही फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, ठीक है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम की स्थापना 1992 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की स्थापना 1998 में, इनकी 1998 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 78 है वह साइंस से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? तो साइंस यानी कि विज्ञान से संबंधित है, और विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, फोटो सेल का इसमें यूज किया जाता है फायर अलार्म में। जो फायर अलार्म है उसमें फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। स्वयंचालित फायर अलार्म सिस्टम का निर्माण दहन से जुड़े पर्यावरणीय बदलावों पर निगरानी रखकर आग की अवांछित मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 79 है वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है, ठीक है। सूची 1 में कुछ मेटल यानी कि धातु का वर्णन दे रखा है, ठीक है। सूची 2 में उन धातु से संबंधित गुण धर्म यानी कि प्रॉपर्टी का वर्णन दे रखा है। बात की जाए सोडियम की, तो सोडियम क्या है? तो सोडियम को चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं, यानी कि काटा जा सकता है। पारा की बात करें तो पारा क्या है? तो पारा जो है यानी कि मरकरी, वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी की हम बात करें तो चांदी क्या है? तो विद्युत का यह अच्छा सुचालक माना जाता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड की बात करें हम, लेड यानी कि सीसा, वह क्या है? ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि पुअर कंडक्टर है हीट का। इस प्रकार जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, सोडियम जो है वह चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चांदी की बात की जाए तो विद्युत का अच्छा सुचालक है, और वहीं सीसा या लेड की बात करें तो यह ऊष्मा का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 80 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा जो पॉलीमर है वह थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वह होगा ऑप्शन बी, नियोप्रीन जो है वह थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ओके। इसके अलावा बात की जाए टेफ्लॉन, पॉलिस्टाइरीन, पॉलीथीन, ये सभी थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक, ओके।
जो थर्मोप्लास्टिक है वह एक ऐसा पॉलीमर होता है, यानी कि प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है। कहने का मतलब है थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो वह प्लास्टिक का ऐसा पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ाएंगे तो वह कोमल होता चला जाएगा, ठीक है। यदि उसका टेम्परेचर गिरा दें तो वह अत्यधिक ठोस होता चला जाता है। टेफ्लॉन जो है, पॉलीस्टीरीन जो है और पॉलीथीन है, ये सभी पॉलिस थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह सभी थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि जो नियोप्रीन है, नियोप्रीन जो है वह एक विशेष प्रकार का संश्लेषित रबड़ है, ठीक है, ना कि थर्मोप्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 81 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट। जो फाइब्रिन है वह कृत्रिम पदार्थ ना होकर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से यह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें लेक्सोन की, नियोप्रीन की, टेफ्लॉन की, तो ये सभी क्या है, ये कृत्रिम पदार्थ है, यानी कि मानव द्वारा ये बनाए जा सकते हैं। फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन जो है वह रक्त में प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है। कहाँ मिलता है फाइब्रिन, तो हमारे ब्लड में मिलता है, ठीक है, ठीक है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, जो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्त स्त्राव के स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर स्त्राव को रोकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्लड हमारे शरीर से बहने लगता है उसको रोकने में मदद करता है कौन, तो फाइब्रिन मदद करता है। इसके अलावा लेक्सान जो है, नियोप्रीन जो है और टेफ्लॉन है वह कृत्रिम पदार्थ है, यानी कि आर्टिफिशियल मैटर है। क्वेश्चन नंबर 82 इज सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची 1 में दोस्तों कुछ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों का वर्णन है, वहीं सूची 2 में उन पदार्थों के यूजेस का वर्णन है, यानी कि अनुप्रयोगों का वर्णन दे रखा है। बात की जाए नीले थोथे की, ठीक है, नीला थोथा क्या काम करता है दोस्तों, तो नीला थोथा का जो यूज होता है वह होता है कवकनाशी में, ठीक है। ईओसिन की हम बात करें तो ईओसिन क्या काम करता है, तो यह एक लाल स्याही है। सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो यह तो आपको पता ही होगा कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर जो आयोडाइड है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंक फॉस्फाइड की हम बात करें तो यह एक कृतंकनाशी या रोडेंटनाशी होता है। रोडेंटनाशी का तात्पर्य चूहा मारने वाला, ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ये देखिए नीला थोथा जो है, ठीक है, वह क्या है, कवकनाशी है। ईओसिन लाल स्याही है। सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो कृत्रिम वर्षा कराने में सहायक होता है। जिंक फॉस्फाइड जो है वह कृतंकनाशी है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 83 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होता है। प्राकृतिक जो पदार्थ मायोग्लोबिन है उसमें आयरन विद्यमान रहता है, ठीक है। कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में प्रवेश करती है जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, ठीक है। यहाँ ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन से बंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो उत्तक में जाकर इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। समझ आया आपको, आई होप समझ आ रहा होगा। यदि समझ नहीं आता तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं आप लोग सभी, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आपको कहीं कुछ दिक्कत हो रही है आपको समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 इज निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, क्योंकि हींग जो है, ठीक है, वह हमें वृक्ष से प्राप्त होता है। हींग जो है यह सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा है, ठीक है। आपको याद रखना है जो हींग है वह सौंफ की ही प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा है। ये भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक पाए जाते हैं। भारत में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में यह पौधा उगाया जाता है। इस पौधे के विभिन्न वर्गों के भूमिगत प्रकंदों व ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वनस्पति दूध को हींग के रूप में प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 85 है वह जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, मतलब आपको बताना है कि जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार पर चेंजेस होते हैं वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जीन जो है वह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबंध योजनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न हो जाता है। जीन जो है वह क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, यानी कि जीन क्या है, तो वह क्रोमोसोम पर डीएनए की बनी हुई अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही माइक्रो लेवल की रचना है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। लाइक आप अपने आप को ही ले लो तो आपकी कुछ चीजें आपके माता से मिल रही होंगी और आपकी कुछ चीजें आपके पिता से मिल रही होंगी, तो ये सभी जो ट्रांसफर करता है, जो एक पीढ़ी से जो जेनेटिक लक्षण है यानी कि जेनेटिक जो फीचर्स हैं किसी व्यक्ति में, वह किसके द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं, तो इन्हीं जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। जब किसी जीन के डीएनए में कोई भी स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। डीएनए में जब तक स्थायी परिवर्तन नहीं होता तब तक उसे उत्परिवर्तन नहीं कहेंगे, ठीक है। उत्परिवर्तन तब कहेंगे जब परमानेंट पर चेंजेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 86 इज मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ऑब्वियस सी बात है स्टमक में आरंभ हो जाता है, यानी कि हमारे आमाशय में आरंभ हो जाता है प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे, स्टमक यानी कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन सबसे पहले स्टार्ट होता है। मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है वह आमाशय से शुरू होता है। आमाशय से पेस्पिन नामक एंजाइम जो है वह ऑक्सीटिंक ग्रंथियों की गैस्ट्रिक चीफ सेल द्वारा स्त्रावित होता है। यानी कि जो पेप्सिन है दोस्तों वह कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ऑक्सीटिंक जो है, ऑक्सीटिंक जो ग्रंथियां हैं वहां के गैस्ट्रिक चीफ सेल द्वारा स्त्रावित होता है, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। भोजन का अधिकांश भाग कहाँ पचता है? तो भोजन का जो अधिकांश भाग है वह छोटी आंत में पचता है। ओके, यानी कि डाइजेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 87 इज मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। ओके, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह है थायमिन। ठीक है, बेरी बेरी जो रोग है वह विटामिन B1 की ही कमी से होने वाला एक कुपोषण जन्य रोग है। ठीक है, विटामिन वर्ग में B1 जो है वह तंत्रिका शोध अवरोधी होता है। यह उष्णा चावल, कुटे और कम पॉलिश किए हुए चावल में पाया जाता है। मशीन से पॉलिश करने में भूसी के साथ चावल के दाने का परिस्तर और अंकुर भी निकल जाता है और इस भाग में B1 प्रचुर मात्रा में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 इज निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, विटामिन जो के होता है वह मनुष्यों में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त का जो थक्का बनता है, ठीक है, रक्त का जो थक्का जमने में प्रोथ्राम्बिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी महत्वपूर्ण होती है? तो प्रोथ्राम्बिन की। ठीक है, प्रोथ्राम्बिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। विटामिन के जो है वह यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और विटामिन के का ही रासायनिक नाम क्या है? तो नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। यह फैक्ट भी याद रखिएगा आप। विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जल में कौन से विटामिन घुलते हैं और वसा में कौन से विटामिन खुलते हैं। तो दोस्तों बी और सी को छोड़कर, ठीक है, बी और सी को छोड़कर सभी विटामिन वसा में घुलते हैं। ठीक है, बी सी जल में घुलते हैं। आपको यह फैक्ट याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी है, यानी कि विटामिन जो के है या फिर कोई भी विटामिन है वह मानव के शरीर के प्रोटीन संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। ओके, इसके अलावा दोस्तों जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी पाई जाती है उनका ऑपरेशन भी आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि रक्त का लगातार प्रवाहित होने से ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए विटामिन के का होना अत्यंत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 कहता है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, जो कि अपने आप में सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, तो यह भी अपने आप में सही है। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। मस्तिष्क जो है दोस्तों वह मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। ठीक है, यह आदेश व नियंत्रण की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, हृदय गति का नियंत्रण तथा मानव व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी एक स्थल होता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 90 है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वह संबंधित है पर्यावरण से। ठीक है, तो वह कहता है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यह दोस्तों हरियाणा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है। दोस्तों जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, जिसे हम राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है। इस चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर वर्ष 1978-79 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस अभ्यारण्य में लाल मुकुट वाले कछुओं और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी पीसीएस 2020 के लगभग कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? तो 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बस कुछ ही क्वेश्चन इस पेपर के बचे हैं। ठीक है, जो कि हम आने वाले वीडियो में फटाफट समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप यूपी पीसीएस पीवाईक्यू की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें।